नमस्कार दोस्त। आज के वीडियो में हम लोग समझेंगे क्लास 12th केमिस्ट्री। इस केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है इलेक्ट्रोड एवं वैद्युत रासायनिक सेल। इसका लेक्चर नंबर 5 है। इस लेक्चर में हम लोग समझेंगे वैद्युत रासायनिक श्रेणी क्या है और वैद्युत रासायनिक श्रेणी के गुण, जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। और मैं आपसे कहूँगा, यदि आप वीडियो को शुरुआत से लेकर के एंड तक देखते हैं तो आपको इस चैप्टर से कुछ ना कुछ फ़ायदा, कुछ ना कुछ नंबर आपको बोर्ड एग्जाम में ज़रूर मिलेंगे। तो आपसे मैं कहना चाहूँगा, वीडियो को पूर्ण देखिए और जो मैं फैक्ट बताऊँगा उनको नोट करना है। आपको उन फैक्ट को नोट करते रहिएगा। और इसके अतिरिक्त आपसे एक बात और बता दूं, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल यूनिक ज्ञान एकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे आपको आने वाली प्रत्येक वीडियो को नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वैद्युत रासायनिक श्रेणी क्या है? वैद्युत रासायनिक श्रेणी तो डालेंगे हेडिंग वैद्युत रासायनिक श्रेणी। विद्युत रासायनिक श्रेणी क्या है? विद्युत रासायनिक श्रेणी यानी विद्युत रासायनिक श्रेणी क्या है? विद्युत रासायनिक श्रेणी क्या है? तो आपको बता दें, विद्युत रासायनिक श्रेणी में जो तत्व होते हैं जिनको हम लोग यूज करते हैं जनरली इलेक्ट्रोड में, जैसे मैग्नीशियम क्लोराइड, जिंक, एल्युमिनियम इटीसी। जो ऐसे तत्व जो धातु होते हैं, यानी धातुओं को, ऐसे तत्व या ऐसी धातुएं जिनको इलेक्ट्रोड के रूप में प्रयुक्त किया जाता है, ऐसी धातुएं जिनको हम इलेक्ट्रोड के रूप में प्रयुक्त करते हैं और उनके अपचयन विभव को बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करना ही, उनके अपचयन विभव को, मानक अपचयन विभव को बढ़ते हुए व्यवस्थित करने पर जो हमें सीरीज प्राप्त होती है, उसी को हम लोग कहते हैं वैद्युत रासायनिक श्रेणी। वैद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं? वैद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। तो वैद्युत रासायनिक श्रेणी की परिभाषा क्या लिखेंगे? सभी तत्वों को उनके मानक विभव के बढ़ते हुए क्रम, सभी तत्वों को उनके मानक विभव के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करने से जो श्रेणी प्राप्त होती है, उसे हम कहते हैं विद्युत रासायनिक श्रेणी। तो इसकी डिफिनेशन लिखेंगे, सभी तत्वों जो हमारे इलेक्ट्रोड का कार्य करते हैं, या सभी धातुओं कह सकते हैं, सभी धातुएं या धातुएं, जो भी सभी तत्वों लिखें, क्योंकि अधातुएं भी इसमें कई आ जाती हैं, कई अधातुओं का भी प्रयोग किया जाता है, तो इसीलिए तत्वों लिखते हैं। सभी तत्वों को उनके मानक इलेक्ट्रोड विभव के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करने पर जो श्रेणी या जो तालिका प्राप्त होती है, उसी तालिका को हम लोग कहते हैं विद्युत रासायनिक श्रेणी। जो तालिका यानी जो श्रेणी प्राप्त होती है, उसे विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। उसे विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। उससे हम लोग क्या कहेंगे? विद्युत रासायनिक श्रेणी कहेंगे। विद्युत रासायनिक श्रेणी मैंने डेफिनेशन लिख दी है और इस डेफिनेशन को आप लोग नोट कर लें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब विद्युत रासायनिक श्रेणी ये रही आपकी स्क्रीन पर, इसको विधिवत रूप से देखें।
ये रही आपकी स्क्रीन पर। इसमें जो आपका पहला एलिमेंट देखिए, पहला एलिमेंट ध्यान से देखिएगा, आपका जो बताया गया है लिथियम है। पहला एलिमेंट आपका क्या है? लिथियम है। ये लिथियम, और लिथियम पे प्लस चार्ज है, लिथियम पे प्लस चार्ज है, और ये क्या करता है? एक इलेक्ट्रॉन को दान कर लेता है, सॉरी ग्रहण करता है, तब पूर्ण रूप से लिथियम बन जाता है। रासायनिक श्रेणी साइड में लगी, इसको देखिएगा रासायनिक श्रेणी को। देखिए मैंने इतने में आपकी रासायनिक श्रेणी लगी है। इधर लिथियम सबसे पहले क्या है? हमारा लिथियम है। अब लिथियम का जो अपचयन, मानक अपचयन विभव, मानक अपचयन विभव, अपचयन विभव का मतलब होता है, अपचयन विभव का मतलब इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना, और ये इलेक्ट्रॉन को ग्रहण नहीं कर रहा है। लिथियम जो है इलेक्ट्रॉन को ग्रहण नहीं कर रहा है, तो इसका अपचयन विभव क्या होगा? कम होगा, कम होगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को ग्रहण नहीं कर रहा है। जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है उसका अपचयन विभव क्या होता है? ज्यादा होता है, उसका अपचयन विभव ज्यादा होता है। तो देखिए इसका जो अपचयन विभव आपका दे रखा है सीरीज में, लिथियम सॉरी Li होता है यहाँ पर, जो सीरीज में आपके श्रेणी में लिथियम का इलेक्ट्रोड विभव जो दे रखा है माइनस का 3.04, 3.04। अब देखिए इसके बाद दे रखा है पोटेशियम, और ये सब चीजें दे रखी हैं, लिकवासर, काना, मजाल, मंजनकर। ये आपकी पीरियोडिक टेबल, मतलब ये वैद्युत रासायनिक श्रेणी है। और जिसमें इधर जो आपका लिखा गया है, इस साइड में जो लिखा गया है, इसको हम लोग कहते हैं मानक अपचयन विभव। क्या कहते हैं? मानक अपचयन विभव। देखिए माइनस का 3.4 है, और उसके पश्चात आपका माइनस का 2.92 आ गया। इससे यह वैल्यू थोड़ी बढ़ गई, और फिर उसके पश्चात दे रखा है 2.90, यानी इससे ये वैल्यू बढ़ गई है। तो यहाँ पर क्या लिखा है? सभी तत्वों को उनके इलेक्ट्रोड मानक, मानक भैया यहाँ पर मानक लिया जाएगा, मानक इलेक्ट्रोड विभव, मानक इलेक्ट्रोड विभव के बढ़ते हुए क्रम से, मानक इलेक्ट्रोड विभव के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करने पर जो श्रेणी प्राप्त होती है, जो श्रेणी प्राप्त होती है, उसे हम लोग कहते हैं, उसे क्या कहते हैं? विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। उसे हम लोग क्या कहते हैं? विद्युत रासायनिक श्रेणी। अब देखिए इधर मानक अपचयन विभव है, इस साइड में जो आपका लिखा है वो मानक अपचयन विभव है। अब देखिए यहाँ से प्रदर्शित हो रहा है भैया ये माइनस में। अब ध्यान रखना, जो वैल्यू माइनस में जितनी बड़ी होती है वो दरअसल में उतनी ही छोटी होती है। जो वैल्यू माइनस में जितनी बड़ी होती है वो दरअसल में, असलियत में देखा है वो उतनी ही छोटी होती है। तो भैया यहाँ पर माइनस का 3.04 है, और माइनस का 2.92 क्या होगा? हमारा इससे बड़ा होगा। अतः हम ये कह सकते हैं सभी तत्वों को उनके मानक अपचयन विभव, मानक अपचयन विभव को बढ़ते हुए क्रम से, मानक अपचयन विभव को बढ़ते हुए क्रम से व्यवस्थित करने पर, बढ़ते हुए क्रम मतलब पहले सबसे छोटा, फिर बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, पहले सबसे छोटा, फिर बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, इस प्रकार जो हम व्यवस्थित करते हैं, तो इस श्रेणी को हम लोग क्या कहते हैं? मानक। इस श्रेणी को विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। इस श्रेणी को हम लोग क्या नाम देते हैं? विद्युत रासायनिक श्रेणी नाम देते हैं। अब देखें यहाँ पर, यहाँ से आपका लिथियम, जो पहली लिथियम से आप लोग देखिए दूसरे साइड में आपका हाइड्रोजन है। यहाँ पर इस साइड में देखिए लिथियम श्रेणी में, देखिए पहले ध्यान से, यहाँ से आपका लिथियम स्टार्ट हुआ, लिथियम से, और यहाँ पर जो दे रखा लास्ट में आपका दे रखा है, लास्ट में यहाँ पर दे रखा है, जो आपका दे रखा है क्रोमियम। लिथियम से क्रोमियम पहली लाइन में है, और फिर दूसरी लाइन में आ जाइएगा। दूसरी लाइन में आपका जो स्टार्ट हुआ है वो आयरन से, आयरन से अब थोड़ा 2-4 वर्ड और आगे बढ़िए, आपको एक जगह मिल जाएगा हाइड्रोजन। देखिए यहाँ पर माइनस का 3.04 था, घटते घटते बढ़ते 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 यहाँ पर क्या हो गया? माइनस से 0 हो गया, माइनस से 0 हो गया। मतलब यहाँ पर माइनस का 3.4 सबसे कम था। भाई पहले इसे पढ़ेंगे, पहले इधर से, और फिर ये, और फिर ये पूर्ण लाइनें, 2 लाइनों में यहाँ से लेकर के देखिए ऐसे है, यहाँ से पहले गए, और फिर इस प्रकार ये है श्रेणी हमारी। यदि एक लाइन में लिखना चाहें तो इस पार्ट को उठा करके इसके नीचे शिफ्ट कर देंगे, आपकी पूर्ण वैद्युत रासायनिक श्रेणी बन जाएगी। पूर्ण वैद्युत रासायनिक श्रेणी। मैंने क्या बताया?
सभी तत्वों को उनके मानक इलेक्ट्रोडों के बढ़ते हुए क्रम से व्यवस्थित करने पर जो श्रेणी प्राप्त होती है उसे हम कहते हैं, उस श्रेणी को कहते हैं विद्युत रासायनिक श्रेणी। अब देखिए यहाँ -3.4 और यहाँ पर जो आपका हाइड्रोजन आ रहा है 0.004। अब यहाँ से वैल्यू बढ़ना स्टार्ट होती है, मतलब यहाँ वैसे तो वैल्यू बढ़ना यहीं से स्टार्ट है और अंत में जो आपका फ्लोरीन आता है, यहाँ पर देखिए लास्ट में सबसे लास्ट में जो ब्लैक पेन से लिखा हुआ है, ब्लैक पेन से फ्लोरीन, और फ्लोरीन का जो मानक अपचयन विभव है, वो आपका है प्लस का 2.87। देखिए यहाँ माइनस से स्टार्ट हुआ और यहाँ प्लस पर, यानी इतना बढ़ गया है। तो मैंने क्या बताया, तत्वों को उनके मानक अपचयन विभव के बढ़ते हुए क्रम से व्यवस्थित करने पर जो श्रेणी हमें प्राप्त होती है, उस श्रेणी को हम लोग कहते हैं विद्युत रासायनिक श्रेणी। और विद्युत रासायनिक श्रेणी को याद करने की ट्रिक आप लोगों को नोट कर लीजिए। अब मैं पूर्ण बोर्ड पे लगाता हूँ विद्युत रासायनिक श्रेणी, पूर्ण बोर्ड पे, ये आपकी पूर्ण बोर्ड पे रही विद्युत रासायनिक श्रेणी। चलो ये पूर्ण बोर्ड पे। अब देखिए इसको कुछ क्षण के लगाता हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब मैं आपको समझाता हूँ, मैं हटा रहा हूँ, ओके। अब देखें इसको याद करने की जो ट्रिक होती है, और मैं आपको विद्युत रासायनिक श्रेणी, आपको जो श्रेणियां दे रखी हैं वो आपको 2 प्रकार की बताऊंगा, 4, 57, 11, 27, साइड में और पूर्ण किताब। 2 मिनट के लिए रुकिए, थोड़ा इश्यू है, सही कर रहे हैं, ठीक है। मैंने क्या बताया, इसको याद करने की ट्रिक। तो आप लोग अब जो स्क्रीनशॉट लिया है, मैं यहाँ पर साइड में लगा ही देता हूँ, अभी भी साइड में लगा हुआ है। चलो मैं साइड में लगाता हूँ, 2 मिनट को जाइए, ये ठीक है, साइड में लग गया। अब देखिए इसमें उसकी ट्रिक क्या होती है, याद करने की ट्रिक क्या है। याद करने की ट्रिक आपको बता दूं, याद करने की ट्रिक, देखिए यल पहले लिथियम है, फिर पोटेशियम, फिर बैरियम, फिर सेरिडान सेरेडियम है, और कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, ये सभी चीज़ें आपके तत्व दे रखे हैं। तो इनको याद करने का तरीका आपको बता दूं, इनको याद करने की ट्रिक, एक मैजिक ट्रिक है जो आपको याद करनी है। विधिवत रूप से आप उसे पढ़ लेते हैं तो मेरा प्रॉमिस है आप भविष्य में कभी वैद्युत रासायनिक श्रेणी को भूलेंगे नहीं। यदि आपने दिमाग में इसे फीड कर लिया तो दिमाग में फीड कर लीजिएगा, इस थोबड़े में अपने फीड कर लीजिए, इस खोपड़े में अपने फीड कर लीजिएगा, क्योंकि एकदम क्लियर हो जाएगा। तो चलिए इसकी ट्रिक क्या है, देखिए इसकी ट्रिक है लिकवाशर, काना मजाल, मंजन कर, लिकवाशर काना मजाल मंजन कर, फेकड़ कोणी, लिकवाशर काना मजाल मंजन कर, फेकड़ कोणी सन पब हाइड्रोजन, लिकवाशर काना मजाल मंजन कर, फेकड़ कोणी सन पब हाइड्रोजन। भैया देखिए ला से यल आई, का से के, वी ए, एस आर से यस आर, सर से, और का से सी ए, ना से एन ए, यम से यम एन, सॉरी मजाल यम जी, और फिर ए एल, फिर मन यम एन, जन जड एन, कर सी आर, फे एफ ई, कर सी डी,
CONI, सन पब SNPB, हाइड्रोजन H। इसको याद करने की ट्रिक है, इसको नोट कर लीजिए, क्योंकि ऐसा ट्रिक आपको कहीं भी नहीं मिलने वाला, ध्यान रखना। ये जो फैक्ट मैं बता रहा हूँ, ये जो ट्रिक बता रहा हूँ, आपको कहीं भी नहीं मिलने वाला, ध्यान रखें। और देखें इसके आगे अगला ट्रिक, कौन आए HG आगे, कौन जो दे रखा है आगे, कौन आए HG आगे, कौन आए HG के आगे, यानी कौन आए HG के आगे, तो कौ से CU, कौन आए। अब देखिए आई से आई, कौन आए HG, कौन आए HG आगे, कौन आए HG आगे, कौन आए HG आगे। फिर आगे क्या है, बर्बाद पीठ, बर्बाद पीठ, मतलब ये कह सकते हैं जो बर्बाद व्यक्ति हैं, ने कुछ नहीं आता है, वो बर्बाद पीठ कल आए, बर्बाद फिर कल आए, इसे लिख दें फिर कल आए, बर्बाद फिर कल आए, फिर कल आए, फिर कल आए। तो बर्बाद से VR, बर्बाद और पिट है भी है, बर्बाद पिट कल आए, मतलब आज पिट, बर्बाद पिट। एग्जाम्पल के लिए मैं किसी का नाम ले लेता हूँ, पिट किसी का क्या है, नाम है, थोड़ा दिखाई नहीं पड़ रहा है, थोड़ा नीचे करता हूँ, चलो, बर्बाद पिट कल क्लोरीन AU। और अंत में आपको एक चीज याद रखनी है, जो आपकी फ्लोरीन है, फ्लोरीन, इसको याद रखना, फ्लोरीन को याद रखना, जो F है लास्ट में जो दे रखा है F फ्लोरीन, उसको याद रखना। इसका ट्रिक है, इसे नोट कर लीजिए अपनी बुक्स में और स्क्रीनशॉट करके सेव कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सेव कर लीजिए, अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है, ये बेसिक ट्रिक है, और इस ट्रिक के अनुसार, इस ट्रिक से ही हम लोग बहुत सी चीज़ें समझने वाले हैं। यदि आपको ये ट्रिक वैद्युत रासायनिक श्रेणी नहीं समझोगे, तो मैं आपको बता दूं, ये चैप्टर आपको समझ में नहीं आने वाला है। आप लोग ये डिक्लेयर नहीं कर सकते हो कौन सा सिरा धन सिरा है किसी बैटरी का, कौन सा सिरा धन सिरा है और कौन सा सिरा इसका ऋण सिरा है। यदि ये डिक्लेयर करना है, ये समझना है, तो इसको आपको याद करना पड़ेगा। मैंने क्या बताया, लिक वासर काना मजाल मंजन कर, लिक वासर काना मजाल मंजन कर। और फिर उसके पश्चात आया है फेकड़ कोनी सन पब हाइड्रोजन, फेकड़ कोनी सन पब हाइड्रोजन, कौन आए HG आगे, कौन आए HG आगे, याद करो साथ में, कौन आए HG आगे, बर्बाद पिट कल आए, बर्बाद पिट कल आए। मैंने क्या बताया, लिक वासर काना मजाल, लिक वासर काना मजाल, इतने को याद करो, लिक वासर काना मजाल। फिर उसके पश्चात मंजन कर, मंजन कर, ये मंजन का नाम है, इसको मंजन को करना चाहिए। फिर कह रहा है फेकड़ कोनी सन पब हाइड्रोजन, फेकड़ कोनी सन पब हाइड्रोजन, फेकड़ कोनी सन पब हाइड्रोजन। फिर आगे कौन आए HG आगे, कौन आए HG, HG मतलब पारा, HG मतलब पारा, कौन आए HG आगे। और फिर दे रखा है बर्बाद पिट कल आए, बर्बाद पिट कल आए। ये आपकी वैद्युत रासायनिक श्रेणी को याद करने की ट्रिक हुई, और एक धुआंधार ट्रिक आपको ध्यान से समझनी है। अब देखिए इसके साथ जो आपकी बुक्स में दे रखी होती है, मैं उसका थोड़ा स्क्रीन पर लगाता हूँ, उसको देख लीजिएगा। और जो लोग यहाँ से पढ़ना चाहें, यहाँ पर डिफिनीशन के तौर पर बहुत सी चीज़ें दे रखी हैं। यहाँ पर जो मैंने मैन हैं, जो मैन इलेक्ट्रोड हैं, जिनका प्रयोग हम अधिकतर करते हैं, जिनका प्रयोग हम अधिकतर करते हैं, वो मैंने इस श्रेणी में हैंड राइटिंग में दर्शाए हैं। अब आपके सामने ये जो है किताब में जो आपकी बुक्स में मिलेगी वैद्युत रासायनिक श्रेणी, वो रही ये आपकी स्क्रीन पर। चलो
स्क्रीनशॉट लीजिए, स्क्रीनशॉट इसका। अब इसकी भी बहुत ज़रूरत होगी। चलो अब देखते हैं। ये तो हमारी हुई वैद्युत रासायनिक श्रेणी, और आप लोगों ने याद भी किया, और जितने लोगों को याद हो गई है वो बहुत अच्छी तरीके से समझेंगे, और जिन लोगों को याद नहीं हुआ है उन्हें थोड़ी दिक्कत होने वाली है। मैं आपसे यही कहूँगा, इसे याद कर लीजिए, उसके बाद आपको ये चैप्टर विधिवत रूप से एकदम मज़ेदार तरीके से समझ में आने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वैद्युत रासायनिक श्रेणी के अनुप्रयोग, यानी इसका उपयोग कहाँ कहाँ पर करते हैं। वैद्युत रासायनिक श्रेणी के अनुप्रयोग। वैद्युत रासायनिक श्रेणी के अनुप्रयोग, डालेंगे हेडिंग अनुप्रयोग। अब हम लोग समझेंगे वैद्युत रासायनिक श्रेणी के अनुप्रयोग क्या क्या हैं, इसके क्या क्या उपयोग हैं। विद्युत रासायनिक श्रेणी के अनुप्रयोग। कहाँ कहाँ हम इसका प्रयोग कर सकते हैं, कहाँ कहाँ इसका प्रयोग हम लोग करते हैं। वैद्युत रासायनिक श्रेणी के अनुप्रयोग यानी इसका प्रयोग जो है कहाँ कहाँ किया जा सकता है, इसको समझना है। देखें तो पहला पॉइंट, इसका प्रयोग कैथोड और एनोड के निर्धारण में करते हैं। पहला पॉइंट जो आज तक आप लोग, मैं मान लेता था इसे कैथोड उसे एनोड मान लेता था, जो मन करता था उसे मान लेता, आज से ये बिल्कुल झंझट खत्म हो जाएगा। आज हम लोग एग्जैक्ट समझेंगे किसे हम कहते हैं कैथोड और किसे कहते हैं एनोड, या किसे हम कहेंगे कैथोड किसे कहेंगे एनोड, इसकी चर्चा होगी। तो चलिए देखते हैं कैथोड और इलेक्ट्रोड का अनुमान। सबसे पहला, वैद्युत रासायनिक श्रेणी से हम लोग कैथोड और इलेक्ट्रोड का अनुमान लगा सकते हैं, कौन इलेक्ट्रोड है और कौन कैथोड है। तो हेडिंग डालिएगा कैथोड और एनोड का अनुमान। कैथोड और एनोड का अनुमान। कैथोड और एनोड का अनुमान कैसे लगा सकते हैं। कैथोड और एनोड का अनुमान कैसे लगा सकते हैं, तो एक पॉइंट सावधान लिख लें यहाँ पर। विद्युत रासायनिक श्रेणी में जिसका अपचयन विद्युत रासायनिक श्रेणी में जिसका अपचयन विभव कम होता है, विद्युत रासायनिक श्रेणी में जिसका अपचयन विभव कम होता है, उसे एनोड कहते हैं। मैंने क्या बताया, यानी विद्युत रासायनिक श्रेणी को पहले हम देखेंगे और उसमें देखेंगे किसका अपचयन, मान लेते हैं दो दिए होंगे कहीं पर, और उनमें से कौन इलेक्ट्रोड है यानी कौन कैथोड है और कौन एनोड है। इसको समझने के लिए हमें वैद्युत रासायनिक श्रेणी के पास जाना पड़ेगा। मैं अभी प्रयोग करके दिखा रहा हूं। जिसका अपचयन और वो भी मानक होगा, अपचयन विभव, यहाँ पर लिखना मानक अपचयन विभव ज्यादा होगा, जिसका मानक अपचयन विभव क्या होगा, ज्यादा होगा, उसे हम लोग कहेंगे कैथोड। उसे क्या कहेंगे, कैथोड। या सीधे सीधे एक बात लिख लें, नोट करके एक पॉइंट लिख लें, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ एक जो नोट पॉइंट आपका है उसको। विद्युत रासायनिक श्रेणी में
रासायनिक श्रेणी में दिए हुए दो तत्वों में दिए हुए दो तत्वों में जो तत्व ऊपर स्थित होता है, जो तत्व ऊपर स्थित होता है उसे एनोड कहते हैं, उसे एनोड। तथा जो तत्व नीचे स्थित होता है, नीचे स्थित होता है उसे, जो तत्व नीचे स्थित होता है उसे कैथोड कहते हैं, कैथोड कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? कैथोड कहते हैं। मतलब मैंने क्या बताया, जैसे हम ले लें मैग्नीशियम ले लें और मान लेते हैं जिंक। मैंने ले लिया मैग्नीशियम, ये कोई पात्र है और इसमें दो इलेक्ट्रोड मैंने डाल दिए, ये एक इलेक्ट्रोड डाल दिया, समझे, और एक ये इलेक्ट्रोड डाल दिया, इसमें दो इलेक्ट्रोड मैंने डाल दिए। अब हमें क्लियर करना है इसमें कौन सा कैथोड है और कौन सा एनोड है। ये कैसे क्लियर होगा कौन सा कैथोड है और कौन सा इसमें एनोड है? तो इसके लिए मैंने आपको बताया विद्युत रासायनिक श्रेणी में जाओ। वैद्युत रासायनिक श्रेणी में जाएंगे तो अभी हमने ट्रिक आपको बताई थी क्या, लिकवासर काना मजाल, लिकवासर काना मजाल मंजन कर, लिकवासर काना मजाल मंजन कर, लिकवासर काना मजाल मंजन कर। ये क्रम से लिखा है, मैंने वैद्युत रासायनिक श्रेणी में आपको क्रम से लिखवाया है, लिखा है, आपके पास होना चाहिए। अब देखिए इसमें बताया क्या है, विद्युत रासायनिक श्रेणी में दिए गए दो तत्व, भैया यहाँ पर मान लेते हैं, सपोज कर लेते हैं ये जो है Mg का इलेक्ट्रोड है, ये Mg का इलेक्ट्रोड है और ये जिंक का इलेक्ट्रोड है, सपोज कर लें। तो इसमें क्या होगा, कौन सा कैथोड है कौन सा एनोड है, अब हमें समझना है। तो ध्यान रखना इसमें कौन सा कैथोड है कौन सा एनोड है। तो विद्युत रासायनिक श्रेणी में दिए हुए दो तत्वों में जो तत्व ऊपर स्थित है, अब देखिए ऊपर कौन सा, यहां से देखिए, यहां से नीचे से आना स्टार्ट कर दें, या मान लेते हैं यहां से जाना स्टार्ट कर दें। तो यहां से देखिए सबसे पहले मैग्नीशियम पड़ रहा है, पहले पड़ जाता है। तो विद्युत रासायनिक श्रेणी में ये मैग्नीशियम यहाँ पर पड़ेगा और जिंक आपका नीचे पड़ेगा। जिंक क्या होगा, जैसे मैग्नीशियम यहाँ पर पड़ गया और जिंक हमारा यहाँ पर पड़ेगा, जैसे यहाँ पर मैग्नीशियम पड़ रहा है यहाँ पर हमारा जिंक पड़ रहा है। तो देखिए कौन ऊपर स्थित है, हमारा मैग्नीशियम ऊपर स्थित है। मैग्नीशियम क्या है, ऊपर स्थित है, मैग्नीशियम हमारा ऊपर स्थित है। और अभी मैंने बताया था जो तत्व ऊपर स्थित है उसको हम लोग क्या कहेंगे, एनोड कहेंगे। ये हमारा हो जाएगा एनोड, इसको हम कह देंगे एनोड। और जो तत्व नीचे स्थित है उसे हम कहेंगे कैथोड, उसे क्या कह देंगे भैया, कैथोड कह देंगे। और इसमें पहले क्या लिखा है, विद्युत रासायनिक श्रेणी में जिसका अपचयन विभव कम होता है। भैया मैंने आपको बताया था सबसे कम विद्युत रासायनिक श्रेणी में जाकर देखो, यदि आपने स्क्रीनशॉट लिया है, यदि आपने स्क्रीनशॉट को लिया तो उसमें जाकर के देखिएगा, उसमें मैंने लिखा है जो सबसे ऊपर जो आपका लिथियम उपस्थित है, सबसे ऊपर जो आपका लिथियम प्रेजेंट है उसका मानक अपचयन विभव लगभग में -3.04 कुछ ऐसे है, -3.04, यानी इसका अपचयन विभव क्या है भैया, कम है। मैग्नीशियम का अपचयन विभव भैया जिंक के अपचयन विभव से कम होगा, क्योंकि नीचे जाने पर अपचयन विभव बढ़ता है। नीचे जाने पर क्या होता है, अपचयन विभव हमारा बढ़ता है। तो हम ये कह सकते हैं जब नीचे जाएंगे तो इसका अपचयन विभव क्या होगा, बढ़ेगा। तो इस स्थिति में क्या हो जाएगा, इस स्थिति में मैग्नीशियम हमारा एनोड हो जाएगा, यानी इसका अपचयन विभव कम होगा।
यानी जिसका अपचयन विभव कम होता है उसे एनोड कहते हैं। ये हो जाएगा एनोड और ये हो जाएगा हमारा कैथोड। इसीलिए मैंने जनरल से एक बात बताई, वैद्युत रासायनिक श्रेणी में जो तत्व ऊपर स्थित है उसे कहेंगे एनोड और जो तत्व नीचे स्थित है उसे कहेंगे हम लोग कैथोड। ठीक है, अब देखिएगा इसके पश्चात ये पहला गुण हुआ, यानी पहला अनुप्रयोग हुआ। दूसरा अनुप्रयोग और समझते हैं क्या है दूसरा अनुप्रयोग, और हम लोग समझे क्या है दूसरा अनुप्रयोग। और दूसरा पॉइंट, तत्वों की सक्रियता। हम लोग वैद्युत रासायनिक श्रेणी से तत्वों की सक्रियता को भी आसानी से पता कर सकते हैं। तत्वों की सक्रियता, तो डालिए हेडिंग तत्वों की सक्रियता। तत्वों की सक्रियता क्या है? तो देखिए तत्वों की सक्रियता का कैसे पता करते हैं इसमें, तो इसमें एक पॉइंट लिख लें। वैद्युत रासायनिक श्रेणी से हम तत्वों की सक्रियता का पता करते हैं। वैद्युत रासायनिक श्रेणी से, यहाँ पर लिखें वैद्युत रासायनिक श्रेणी से दिए गए तत्वों की सक्रियता को भी ज्ञात कर सकते हैं। सक्रियता ज्ञात नहीं कर सकते, सक्रियता की तुलना कर सकते हैं। सक्रियता की तुलना कर सकते हैं, क्योंकि ज्ञात नहीं कर सकते हैं, सक्रियता की तुलना कर सकते हैं। वो कैसे? या जिसका अपचयन विभव जितना कम होगा, यानी वैद्युत रासायनिक श्रेणी में जिस तत्व का अपचयन विभव जितना कम होगा वो उतना ही अधिक सक्रियता वाला तत्व होगा। जिसका अपचयन विभव जितना कम, यानी बहुत कम होने पर वो बहुत ज्यादा सक्रिय तत्व हो जाएगा। तो इसमें एक पॉइंट लिख लें, वैद्युत रासायनिक श्रेणी में जिसका अपचयन विभव कम होता है वह तत्व ज्यादा सक्रियता वाला होता है। वह तत्व ज्यादा सक्रियता वाला होता है, या सक्रियता उस तत्व की ज्यादा सक्रियता होती है, ये कह सकते हैं। वह तत्व ज्यादा सक्रिय होता है, यानी जिसका अपचयन विभव जितना कम होगा, अपचयन विभव 0 से भी कम, माइनस है, तो ध्यान रखना वो तत्व उतना ही अधिक सक्रिय होगा। मैंने पॉइंट में बताया है, जिसका अपचयन विभव जितना कम है वो तत्व उतना ही अधिक सक्रिय है, और जिसका अपचयन विभव ज्यादा होगा, जिसका अपचयन विभव क्या होगा, ज्यादा होगा, वह तत्व क्या होगा, हमारा कम सक्रिय होगा। वह तत्व कम सक्रिय होगा। जिसका अपचयन विभव ज्यादा है वह कम सक्रिय होगा। वह क्या होगा, कम सक्रिय होगा। जिसका अपचयन विभव ज्यादा है वह क्या होगा, हमारा कम सक्रिय तत्व होगा। ध्यान रखें, वह क्या होगा, हमारा कम सक्रिय। एग्जाम्पल के लिए समझ लें, जैसे हम लोगों ने पढ़ा है, ये कोई मान लेते हैं, यहाँ पर मैंने कोई ये पात्र, इसमें कोई घोल डाल रखा है। ये मान लिया हमने घोल जो डाल रखा है CuSO4 का है, CuSO4 का इसमें हमने घोल डाल रखा है, CuSO4 का। इसमें हमने 2 इलेक्ट्रोड डाल दिए, ये 2
इलेक्ट्रोड डाल दिए, एक इलेक्ट्रोड और दूसरा इलेक्ट्रोड डाल दिया। अब मान लेते हैं एक इलेक्ट्रोड हमारा जिंक का है और एक इलेक्ट्रोड मैग्नीशियम का है, तो इसमें ज़्यादा सक्रिय कौन है, ज़्यादा सक्रियता वाला कौन सा इलेक्ट्रोड होगा? तो भैया अभी मैंने पॉइंट में बताया है, एक पॉइंट में बता रखा है कि भैया वैद्युत रासायनिक श्रेणी में दिए गए तत्वों की सक्रियता की तुलना कर सकते हैं। वो किस प्रकार? वैद्युत रासायनिक श्रेणी में जिसका अपचयन विभव कम होता है, जिसका अपचयन विभव कम होता है तत्व ज़्यादा सक्रिय होता है। यानी जिसका अपचयन विभव जितना कम होगा वह तत्व उतना ही अधिक सक्रिय होगा, जिसका अपचयन विभव जितना कम होगा वह तत्व उतना ही अधिक सक्रिय होगा, वह तत्व उतना ही अधिक सक्रिय होगा। जैसे मैग्नीशियम और जिंक में समझें, अभी मैंने जो ट्रिक बताई थी, लिकवासर काना मजाल मंजन लिकवासर काना मजाल मंजन कर, लिकवासर काना मजाल मंजन कर। अब देखिए यहाँ पर सबसे कम था, यहाँ पर सबसे कम यानी सबसे कम अपचयन विभव जो है लिथियम का होता है, सबसे कम अपचयन विभव लिथियम का होता है। और सबसे ज़्यादा इतनी श्रेणी में यदि देखा जाए, केवल इतनी श्रेणी में जो आपकी इतनी श्रेणी बनी हुई है, तो सबसे ज़्यादा अपचयन विभव इसका हो जाएगा, सबसे कम इसका अपचयन विभव और सबसे ज़्यादा इसका अपचयन विभव हो जाएगा। तो देखिए मैग्नीशियम हमारा कहाँ पर स्थित है? मैग्नीशियम ये स्थित है और जिंक हमारा ये स्थित है, जिंक यहाँ पर। तो सबसे कम, फिर उससे थोड़ा ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा, उससे ज़्यादा, उससे ज़्यादा, यानी इससे ज़्यादा ये और उससे ज़्यादा ये, उससे ज़्यादा ये, मतलब ये ज़्यादा होगा किससे? इस वाले से। भैया ये कम होगा, सॉरी ये वाला जो है कम होगा इससे, क्योंकि नीचे आने पर मान बढ़ रहा है। जैसे मान लेते हैं यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 होगा, यहाँ पर 3 होगा, यहाँ पर 4 होगा, यहाँ पर 5 होगा, यहाँ पर 6, 7, 8, 9, 10। तो देखिए जो एग्जाम्पल में मैंने माना है इनका अपचयन विभव 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो भैया मैग्नीशियम का अपचयन विभव कितना है? 7 है। मैग्नीशियम का अपचयन विभव 7 है और जिंक का अपचयन विभव 10 है। तो पॉइंट में दे रखा है विद्युत रासायनिक श्रेणी में जिसका अपचयन विभव कम होता है, तो कम किसका है? मैग्नीशियम का है, तो वह तत्व उतना ही अधिक सक्रिय होता है। तो यहाँ पर मैग्नीशियम हमारा क्या हो जाएगा? सक्रिय हो जाएगा। मैग्नीशियम क्या होगा? हमारा सक्रिय हो जाएगा। और भैया ये ज़्यादा सक्रिय नहीं होगा। जिंक क्या है? कम सक्रिय है। ये ज़्यादा सक्रिय है और ये कम सक्रिय तत्व है, ये कम सक्रिय तत्व है। और इनकी सक्रियता को धातुओं और धातुओं के अनुसार भी कुछ डिफाइन किया जाता है। देखें थोड़ा मैं इसे रफ करता हूं। यदि मैं धातुओं की सक्रियता के बारे में बात करूं, धातुओं में देखा जाए, जो धातुएं होती हैं, धातुओं में ध्यान रखना, धातुओं और अधातुओं में थोड़ा डिफरेंस है सक्रियता को लेकर के। सक्रियता की तुलना को यदि हम करें, धातुओं में करें या अधातुओं में करें, धातु और अधातुओं में की जाए तब तो वही फंडा है हमारा। और ये दोनों धातु, दोनों इलेक्ट्रोड धातु हैं और दोनों इलेक्ट्रोड मान लेते हैं अधातु हैं, तो उनमें कैसे हम लोग तुलना करेंगे? तो भैया धातुओं में क्या होता है? धातुओं में जो ऊपर वाला तत्व होता है वैद्युत रासायनिक श्रेणी में, ऊपर वाला तत्व वैद्युत रासायनिक श्रेणी में ऊपर वाला तत्व ज्यादा सक्रिय होता है, सक्रिय होता है ज्यादा। किससे? नीचे वाले तत्व से, नीचे वाले तत्व से कम ज्यादा सक्रिय होता है। यानी धातुओं में यह देखा जाए, धातुओं का मतलब जो इलेक्ट्रॉन मुक्त करती हैं, जो इलेक्ट्रॉन को दान करना चाहती हैं, वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को दान करना चाहते हैं धातुएं कहलाती हैं। और वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना चाहते हैं, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना चाहते हैं, उन्हें हम कहते हैं धातु। तो धातु में क्या होता है? जो तत्व ऊपर स्थित होता है, जो तत्व ऊपर स्थित होता है वैद्युत रासायनिक श्रेणी में, उसकी सक्रियता ज्यादा होती है, उसकी सक्रियता ज्यादा होती है नीचे वाले तत्व की अपेक्षा। परंतु अधातु में यही उल्टा हो जाता है, जो तत्व ऊपर स्थित होता है अधातु में, उसकी सक्रियता कम होती है, उसकी सक्रियता क्या होती है? कम होती है। और जो तत्व नीचे स्थित है उसकी सक्रियता ज्यादा होती है ऊपर वाले तत्व की अपेक्षा, ऊपर वाले तत्व की अपेक्षा। चलो ये पॉइंट नंबर 2।
और पॉइंट नंबर 3 देखते हैं क्या है। पॉइंट नंबर 3 मैं सिर्फ कर दूं, स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा। पॉइंट नंबर 3 जो आपका दे रखा है, आक्सीकारक एवं अपचायक की जानकारी भी देता है। आक्सीकारक एवं अपचायक की जानकारी देता है। कैसे देता है आक्सीकारक और अपचायक की जानकारी, इसे हम लोग समझते हैं। आक्सीकारक यहां पर डाल देता हूं, आक्सीकारक और आक्सीकारक और आक्सीकारक और अपचायक की जानकारी। आक्सीकारक और अपचायक की जानकारी कैसे मिलती है? आक्सीकारक हम लोग कैसे जानकारी मिलती है? देखिए लिथियम क्या करता है, लिथियम एक इलेक्ट्रॉन को केवल दान करता है, यह है आक्सीकरण। यानी इलेक्ट्रॉन को दान करना ही क्या कहलाता है, आक्सीकरण। और नीचे जाने पर जब आप देखते हैं फ्लोरीन को, और फ्लोरीन का अपचयन विभव सबसे ज्यादा है, अपचयन विभव क्या है, ज्यादा है, तो मतलब ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन दान कर सकता है, ज्यादा इलेक्ट्रॉन दान कर सकता है। तो ध्यान रखें, वैद्युत रासायनिक श्रेणी से हमें अपचायक और आक्सीकारक की जानकारी मिलती है, अपचायक और आक्सीकारक पदार्थ की जानकारी मिलती है। तो पहले पॉइंट में लिख लेना, फ्लोरीन सबसे प्रबल आक्सीकारक है। फ्लोरीन सबसे प्रबल आक्सीकारक है। फ्लोरीन क्या है, सबसे प्रबल आक्सीकारक, क्योंकि ये सबसे नीचे स्थित है। पॉजिटिव इसका जो अपचयन विभव है पॉजिटिव है, लगभग में 2.87 आ रहा है। पॉजिटिव मतलब ये इलेक्ट्रॉन को दान करने की प्रवृत्ति रखता है, इसके पास इलेक्ट्रॉन को दान करने की प्रवृत्ति ज्यादा है, ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन दान कर सकता है। तो ये हो जाएगा प्रबल आक्सीकारक। सबसे प्रबल आक्सीकारक कौन है, फ्लोरीन है, सबसे प्रबल आक्सीकारक फ्लोरीन। उसके ऊपर थोड़ा आएंगे तो क्लोरीन मिलेगा, क्लोरीन से और ऊपर आएंगे तो एयू मिलेगा, एयू से थोड़ा और ऊपर आएंगे तो एजी मिलेगा, एजी से थोड़ा और ऊपर आएंगे तो एचजी मिलेगा, एचजी से थोड़ा और ऊपर आएंगे। इसी प्रकार बढ़ते रहेंगे तो इनका जो आक्सीकरण क्रम है वो धीरे धीरे कम होता जाएगा। और जो सबसे दुर्बल, यहाँ पर सबसे दुर्बल देखा जाए, सबसे प्रबल हमारा जो आक्सीकारक ये हो गया। और लिथियम क्या होता है, लिथियम सबसे दुर्बल आक्सीकारक है। दुर्बल आक्सीकारक मतलब इसमें आक्सीकरण की क्षमता ज्यादा नहीं है, ज्यादा इलेक्ट्रॉनों को दान नहीं कर सकता है। अकॉर्डिंग टू मानक अपचयन विभव, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल यानी मानक अपचयन विभव के अनुसार लिथियम जो है सबसे दुर्बल आक्सीकारक है। इसके पास आक्सीकरण की क्षमता बहुत कम है, बहुत कम। कितनी है, जो यहाँ पर लिखी थी -3.04, यहाँ पर पॉजिटिव, तो लगभग में देखा जाए कितना अधिक है, 3 इधर हो गए और इधर 5, यानी लगभग में 6 प्लस का 6 अधिक है। क्योंकि इधर 3 भाई 0 पहुंचने के लिए से 3.04 अंकों की आवश्यकता होगी, और इसको प्राप्त करने के लिए भैया 3.87 और 3.04, तो 7 4 11 का 1 हासिल लगा, 1 और 8 1 9, तो 5.91 लगभग में प्लस 6। लिथियम से फ्लोरीन 6 गुना अधिक सक्रिय है, 6 गुना अधिक सक्रिय, ये कह सकते हैं, सिंपल सी बात। तो यहाँ पर एक पॉइंट लिख लें, फ्लोरीन सबसे प्रबल आक्सीकारक है और लिथियम सबसे दुर्बल आक्सीकारक है। लिथियम सबसे दुर्बल आक्सीकारक है, दुर्बल आक्सीकारक है। परंतु ध्यान रखना, यह सबसे दुर्बल आक्सीकारक है और एक अपचायक कैसा है, प्रबल है, किंतु प्रबल अपचायक है। किंतु जो है सबसे प्रबल अपचायक यही है, सबसे प्रबल अपचायक। सबसे प्रबल अपचायक कौन है, हमारा लिथियम ही है। और देखें, इसके पश्चात एक चीज और निकलती है इसमें से एक जानकारी, और ऐसे बहुत से पॉइंट हैं, इसमें से बहुत से पॉइंट हैं, एक दो नहीं, मैं कल भी कुछ गुण आपको बताऊंगा।
और आज की वीडियो थोड़ी लगभग टाइम होने वाला है, आज की वीडियो इतनी रखते हैं। एक पॉइंट हम डिस्कस करते हैं। अम्ल से H2S, ये अम्ल से H2 गैस का निकलना, H2 गैस का मुफ्तीकरण, मुफ्तीकरण मतलब कितना मुक्त करेगा, कौन सा इलेक्ट्रोड, यानी कौन सी धातु कितना, कौन सी सेल या किस सेल में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोड विभव उत्पन्न होगा। सॉरी, हाइड्रोजन गैस, यानी अम्लों में यदि मान लेते हैं, देखिए एग्जाम्पल के लिए, भैया ये कोई पात्र है, पात्र में मैंने भर दिया H2SO4 और इसमें दो मैंने इलेक्ट्रोड डाल दिए, एक ये और एक ये, दो इलेक्ट्रोड डाल दिए। अब ये इलेक्ट्रोड क्या करते हैं, हाइड्रोजन गैस को मुक्त, क्योंकि हाइड्रोजन गैस इनसे मुक्त होने का कार्य करने लगती है। क्यों? क्योंकि आपस में क्रिया करते हैं तो हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। तो वो हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है, वो इन इलेक्ट्रोडों के कारण मुक्त हो रही है। भाई ये दो इलेक्ट्रोड हैं तो इन दोनों इलेक्ट्रोडों के कारण मुक्त हो रही है। तो किस अनुसार मुक्त हो रही है, यानी कैसे, इसका क्या रिश्ता है इसके साथ, इसको हम बता दें आपको। जो तत्व होता है जिसका मानक, ये भाई हमारी सेल है, और जिस सेल का मानक इलेक्ट्रोड विभव, या कह सकते हैं सीधे सीधे इलेक्ट्रोड विभव यानी E0 मतलब मानक पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, यानी जिसका जितना अधिक होगा, या जो तत्व जितना अधिक ऋणात्मक होगा वो उतनी ही हाइड्रोजन गैस ज़्यादा मुक्त करेगा। ठीक है, तो लिखें जिस तत्व का, यहाँ पर लिख लें, जिस तत्व का E0 का मान जितना अधिक ऋणात्मक होगा, जितना अधिक, यानी E0 का मान। अच्छा, अभी एक पॉइंट और बताएंगे आपको, एक पॉइंट इसमें और बताना है, चलो वो पॉइंट हम कल की वीडियो में बताएंगे, थोड़ा आज यहाँ पर हिंट्स ले लीजिए। जितना अधिक ऋणात्मक ऋणात्मक होगा वह H2 गैस उतनी ही तीव्रता से मुक्त करेगा, वह H2 गैस जितनी ही तीव्रता से मुक्त करेगा। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं सबसे ज्यादा ऋणात्मक कौन होगा, इसकी चर्चा हम लोग करेंगे अगली वीडियो में। और मैं आपसे कहूंगा, यदि आपने अभी तक हमारा चैनल यूनिक ज्ञान अकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे आने वाली प्रत्येक वीडियो को आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। यदि आप पढ़ाई करना चाहते हैं तो यूनिक ज्ञान अकेडमी आपके लिए सुपर डुपर तरीके से एक अच्छा कंटेंट देने वाला एक चैनल है। तो आप उसे सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। यदि आपको वीडियो पसंद आई है तो एक बार शेयर करना ना भूलें, अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें। धन्यवाद, फिर मिलते हैं वीडियो में, तब तक आपको नमस्कार।